नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ष अंकनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ बिहार से सीधे जुड़े हैं अश्वनी पांडे जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, टेट और एस टेट के उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक। बहुत बहुत स्वागत है अश्वनी जी आपका आर्ष अंकनाद में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ अश्वनी जी कि आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं। आंदोलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग बिहार में नियोजित शिक्षक हैं और दशकों से सब लोग पठन पठन का काम अब बिहार के नियोजित शिक्षकों के हाथ में ही है। मतलब संविदा शिक्षक कह लीजिए उसके तरीके से। नौकरी तो हम लोग की 60 साल की है, लेकिन जो रेगुलर शिक्षक पुराने वाले हैं उनके तरह हम लोग को सुविधा नहीं मिलता है और हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। ये सब डिमांड्स हम लोग की थी। टाइम टू टाइम हम लोग अपने डिमांड्स को मांगते रहते थे। तो इस बार ये सरकार, हम लोगों का मांग था कि आप हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित कीजिए और ट्रांसफर दीजिए, बाकी सारी सुविधाएं दीजिए। तो ये सरकार का कमिटमेंट था जो महागठबंधन की सरकार बनी, इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। तो महागठबंधन इन लोगों ने बनाने का काम किया और महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ उसके टॉप प्रायोरिटी में हम लोग के डिमांड्स को रखा गया कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को सेम वर्क सेम पे, राज्यकर्मी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो पुराने शिक्षक हैं उनकी तरह उनका जो है सेवा सर मतलब सर्विस का टर्म एंड कंडीशन सब पूरा किया जाएगा। जब ये सरकार बनी तो हम लोग बहुत खुश थे। हम लोग को लगा कि हम लोग की डिमांड्स पूरी हो जाएगी। सरकार ने बहुत जल्दी इस पे एक्शन दिखाना शुरू भी किया। शिक्षा मंत्री जी ने सभी शिक्षक संगठनों को बुला के इस पे काम करना शुरू किया। लेकिन हुआ यूं कि हम लोगों ने जो सुझाव दिया सभी शिक्षक संगठनों ने उसके ठीक विपरीत 2-2 दशक से लोग पढ़ा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि आप जो है कमीशन का एग्जाम पास कीजिए तब आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया जाएगा। सैलरी के बारे में कोई खुलासा है नहीं कि हम बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आप हमें क्या स्केल देंगे, इसका कोई क्लियर नहीं है। क्या वो हमारा एग्जाम डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा या फिर वो ओपन एग्जाम की तरह होगा कि आम अभ्यर्थियों की तरह हम लोग के साथ भी ट्रीट होगा कि नहीं आप ओपन एग्जाम में आइए। तो इन सब चीज़ों को लेकर संदेह है और हम लोग चाहते हैं कि चूंकि हम लोग बहुत दशकों से पढ़ा रहे हैं तो सब लोगों को बिना किसी एग्जाम के, चूंकि मैक्सिमम लोग एग्जाम दे के ही नौकरी लिए हुए हैं, सब लोग बीटेट सीटेट स्टेट पास करके ही जॉब में आए हुए हैं। फिर उनका एग्जाम लेना वो भी नौकरी करने के बाद कहीं से जायज नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ अश्वनी जी कि इस समस्या से कितने लोग पीड़ित हैं, मतलब कितने ऐसे शिक्षक हैं जो इस समस्या से अभी परेशान हैं। 4 लाख लोग, 4 लाख शिक्षक पीड़ित हैं। 4 लाख शिक्षक। जी जी। तो इस समस्या को लेकर क्या आप लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, उनको अपनी समस्या से अवगत करवाया। किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री से मिलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन विभिन्न प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को राइज किया है। शिक्षा मंत्री तक हम लोग का पहुंच है तो वहां तक हम लोग गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी हम लोग का जो मुद्दा है वो किसी न किसी माध्यम से गया ही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग भी काफी सहयोग किए हैं और उनके बाकी विधायकगण हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, इन सब लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मिलना इतना आसान नहीं होता किसी राज्य के मुख्यमंत्री से मिलना। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपका जो मुद्दा है ये, इसको लेकर सरकार के किसी भी प्रतिनिधि की तरफ से या किसी नेता की तरफ से आप लोगों से कोई संपर्क करने का प्रयास किया गया, या क्या किसी का आपको कुछ मदद मिल रहा है, कोई सहायता मिल रही है। नहीं नहीं, कोई संपर्क का ये नहीं है। अभी हाल में एक महागठबंधन के घटक दल है सीपीआईएमएल, जो 12 या 14 विधायक लोग के हैं, उन्हीं में से कुछ विधायकगण जो हैं वो सभी शिक्षक संगठनों को निमंत्रित किए हैं 15 तारीख को अपने यहाँ। और वो लोग हम लोग की मांगों के साथ अभी तक बनते दिख रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। 15 तारीख को हम लोग जाते हैं, फिर क्या इन लोगों से रणनीति तय होता है। क्योंकि इस सरकार में शामिल घटक दल वो भी हैं, तो उन्होंने नोटिस लिया है। अब जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कैसे होगा, क्या विचार है। ठीक, आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है सरकार से। हम लोग की मुख्य मांग है कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, पहले से टीचर हैं, तो
जो नया नियमावली आया है उसके संदर्भ में हम लोग को सीधे उसमें समायोजित कर दिया जाए, और बाकी जो हमारे अभ्यर्थीगण हैं जो 4 साल से इंतजार कर रहे थे कि उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, उन पे भी सरकार ने थोप दिया है ये एग्जाम, तो उनके साथ भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए और उनकी बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। और ये जो नियमावली है एग्जाम का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एग्जाम हो, लेकिन फ्यूचर के लिए आगे जो वैकेंसी जाए उसमें एग्जाम हो, बाकी लोगों को इससे अभी तात्कालिक रूप से दूर रखा जाए, क्योंकि 4-4 साल से लोग इंतजार कर रहे थे नियुक्ति पत्र का। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अश्विनी जी कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो लगभग कितनी संख्या में आपके साथ आपके शिक्षक साथी हैं, और क्या इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है? अभी तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर सरकार नहीं चेतती है, सरकार हम लोग की बातों पे का नोटिस नहीं ले रही है, तो फिर आगे कोई मतलब कठोर कदम भी हम लोग आपस में समन्वय बैठा के 15 तारीख को हम लोग जा रहे हैं माननीय विधायक जी का जी, सुनने कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद आगे जो रणनीति होगा, आज भी कुछ शिक्षक संगठन जो हैं हमारे बीच के लोग भी गए, हमारे शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि, और बाकी लोग भी आज भी बैठे हुए हैं। क्या निर्णय होता है उसका हम लोग इंतजार करते हैं। जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया अभी बच्चों की शिक्षा पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या लगता है आप लोगों को कि क्या सरकार आपका जो ये मुद्दा है, ये जो समस्या है, इसको जानबूझकर दबा रही है, इस पे कोई कार्य नहीं करना चाहती? जानबूझ के सरकार, जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं उन्हीं का कॉन्सेप्ट था ये नियोजित शिक्षक, शुरू से उन्हीं के टाइम टाइम पे उन्होंने अपडेट करते रहे हैं वो, लेकिन आज उन्हीं शिक्षकों को कटघरे में खड़ा करना कहीं से जायज नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने ही बहाल किए हुए शिक्षकों पे प्रश्नवाचक चिन्ह सरकार ये लगा रही है, जो सरकार पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। बिल्कुल, मैं अब आपसे एक बहुत गंभीर सवाल जानना चाहती हूँ अश्विनी जी। बिहार में शिक्षा को लेकर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा रहता है कि बिहार की शिक्षा अच्छी नहीं है, बिहार के बच्चों को ये नहीं आता। तो क्या बिहार में जो शिक्षक हैं, उनकी तरफ से कोई कमी है या सरकार और शिक्षक के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता जिसकी वजह कहीं से कहीं कहीं शिक्षा को ये 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 अवधारणा जो बनी हुई है बिहार के बारे में, ये सरासर गलत है कि बिहार के बच्चों को कुछ नहीं आता। आप जाके देखे सारे टॉप इंस्टीट्यूशंस के जो हेड होंगे वो बिहार के लोग होंगे, सारे ब्यूरोक्रेट्स बिहार से हैं। तो इसलिए ये जी, कहना लेकिन कि बिहार इसमें के बच्चों को नहीं आता, सवाल ये और जान ये लीजिए कि है जितना अश्विनी जी। बिहार के बच्चों को आता है उतना देश में किसी कहीं के बच्चों को नहीं आता है। तभी तो जी, यूपीएससी और बाकी जो बात से आईआईटी वगैरह मैं सब में आपकी बिहारी इस बात बैठे से थे। बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ अश्विनी जी, लेकिन सवाल ये है कि उन बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार से पलायन करना पड़ता है। वो किसी और राज्य में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, तब वो अच्छी पोस्ट पे पहुंचते हैं। लेकिन बिहार पे जो शिक्षा है, मैं उसके ऊपर आपसे जानना चाहती हूँ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा, नो डाउट ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि इतना प्रयोग हुआ है, प्रयोग में अच्छा करने के उद्देश्य से हुआ हो या बायस्ड होके हुआ हो, इतना ना प्रयोग हुआ है कि थोड़ा सा उसका असर जरूर पड़ा है, जो आपने कहा कि पलायन वगैरह की समस्या है। लेकिन सरकार अगर ढंग से करना चाहे और समन्वय स्थापित करके करना चाहे तो बिहार के शिक्षकों में, बिहार के छात्रों में बहुत पोटेंशियल है, और हम बहुत अच्छा यहाँ ही कर सकते हैं, कहीं पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, जो आपने कहा, क्योंकि एक ऐसा समय था, ऐसा इतिहास था कि नालंदा विश्वविद्यालय वो बिहार में ही था, लेकिन ये बेहद दुखद भी है कि आज के समय में शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। तो वही मैं आपसे जानना चाहती थी कि इसकी वजह क्या बिल्कुल, सरकार और शिक्षक के बीच देश दुनिया के तालमेल? लोग बिहार आया करते थे, और आज बिहार के लोग पलायन करके दूसरे जगहों पे जा रहे हैं, तो बिहार के लिए अच्छा संकेत नहीं है, और इसके लिए सारे लोग दोषी हैं, ये किसी एक पे आप नहीं थोप सकते। जिनकी भी सरकारें रही हैं, बिहार के शिक्षक के साथ खेला गया है, और ईमानदारी, शिक्षक के साथ ईमानदारी किसी ने नहीं बरती है। जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अश्विनी जी कि अगर अभी आपकी मांग को सरकार नहीं मानती है, तो क्या आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है सरकार को? निश्चित तौर पे मिल सकता है। अभी वही तो मैंने बताया कि अभी एक बैठक चल रही है सारे शिक्षक संगठनों की, 15 को एक बैठक और है, हम लोग उसमें फैसला लेंगे कि कैसे क्या करना है। नो डाउट अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो सारे शिक्षक संगठन और अभ्यर्थी के संघ जो है वो मिलके और इसका पुरजोर विरोध करेंगे, जिसका असर वर्तमान सरकार पे भी पड़ेगी।
बिल्कुल, आपने बताया, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहती हूँ, मैं चाहूँगी आप उसे डिटेल में बताएँ कि सरकार दोबारा से आप लोगों का पेपर करवाना चाहती है और इसको लेकर क्या समस्या आ रही है? वही हम लोग चाहते हैं कि इस पे क्लियरिफिकेशन किया जाए कि डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री जी जहाँ से हो, मुख्यमंत्री जी जहाँ से हो, एक क्लियरिफिकेशन आए। हम लोगों के मन में बहुत सारे सवालात हैं कि हम लोग का आप डिपार्टमेंटल एग्जाम ले सकते हो, ये चलो मान लेते हैं कि आप प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लीजिए। लेकिन ये कहना कि आपको फ्रेश लोगों के साथ, हम लोग के मन में शंका है कि ऐसा तो नहीं कि आम अभ्यर्थी की तरह हम लोग के साथ ट्रीट किया जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं आप ओपन एग्जाम क्वालिफाई कीजिए फिर आइए। तो आप बताइए, जो ब्यूरोक्रेट्स इस नियमावली को बनाए होंगे, नो डाउट सब लोग अपने जमाने के टॉपर रहे होंगे, लेकिन 10 साल 20 साल नौकरी करने के बाद उनको उनको अगर ये कहा जाए कि आप फिर से यूपीएससी क्वालिफाई कीजिए तब आपको आगे कुछ होगा, तो ये कहीं से जायज नहीं ना है। जैसे जो नियम था उस हिसाब से सारे लोग बहाल हुए हैं, तो ये बायस्ड होकर काम करना ठीक नहीं है। डिपार्टमेंटल एग्जाम आप ले सकते हो, लेकिन ओपन एग्जाम में अगर आप धकेलते हो तो इसका पुरजोर विरोध, एग्जाम का ही विरोध हो रहा है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि एग्जाम ही नहीं हो, सबका समायोजन हो जाए। लेकिन अगर एग्जाम लेना भी है तो आप डिपार्टमेंटल लीजिए और हमारे लिए कोई एक मानक तय कीजिए। आम लोगों के बीच में, आम अभ्यर्थी जो हैं उनके बीच में हम लोग को न छोड़ा जाए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल होगा अश्वनी जी आपसे, मैं जानना चाहती हूँ, आपने जो बताया, अपनी समस्या आपने बताई, ऐसे बहुत से शिक्षक भी होंगे जो 40 से 50 के एज ग्रुप के भी होंगे, तो उनको भी इससे बहुत ज़्यादा समस्या आ रही होगी। तो सब लोगों ने मिलके इसके ऊपर क्या निर्णय लिया है कि किस तरीके से अब आगे आप अपने आंदोलन को बढ़ाने वाले हैं, या फिर सरकार जो चाहती है वो आप करें? मैंने तो बताया है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक संगठन हैं वो लोग बैठ रहे हैं, बैठ के अपना एक समन्वय स्थापित करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के सरकार के समक्ष हम लोग रखेंगे। नो डाउट आपने जो सवाल करा कि 50 55 बहुत सारे लोग रिटायर होने की एज में आ गए, किसी का 2 साल बचा है, किसी का 4 साल बचा है, तो ये गलत चीज है। सरकार को चाहिए कि इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे शिक्षकों के रोष का को भाजन का शिकार सरकार को बनना पड़े। कहीं ना कहीं ये सरकार बनी है, उसमें ये बिहार के युवा शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक सबका बड़ा सहयोग रहा है, योगदान रहा है। इस इन चीजों को डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी निश्चित रूप से समझ रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी और युवाओं के बदौलत ही वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने थे बिहार के, तो उनको इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। जी, बिल्कुल अश्वनी जी, आपने बताया कि किस तरीके से लाखों शिक्षक इस वक्त परेशान हैं, इस समस्या से पीड़ित हैं। इस पे देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि बिहार सरकार क्या कदम उठाती है, क्या आपकी मांगों को माना जाता है, या फिर इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, आप देखते रहिए आज श्रृंखला। अश्वनी जी, आपका भी बहुत बहुत